नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से जारी तनाव अब और बढ़ गया है। सोमवार की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। इस घटना में चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है, तो वहीं भारत के भी कुल 20 जवान यहां पर शहीद हो गए, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर से खटास आ गई है। अभी भी सैन्य स्तर पर हालांकि बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई ठोस हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर मई की शुरुआत से ही विवाद चल रहा है। चीनी सेना ने तय एलएसी को पार कर हजारों सैनिकों की तैनाती कर ली और इसके अलावा कई हथियार और कैंप भी लगाए गए, जिसके बाद भारत ने भी अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी। आपको बता दें कि भारत की ओर से बॉर्डर के पास बोफोर्स की तैनाती की गई है। मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच बॉर्डर पर हलचल तो बनी रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं की जाती। और चीन की विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप करने की कोशिश करती रहती है, जिसका हमारी सेना के द्वारा भी माकूल जवाब दिया जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, मगर टकराव कभी भी जानलेवा नहीं हुआ। गलवान घाटी की घटना ने इस करार को ऐसा लगता है कि तोड़ दिया है और दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई है। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया है जब भारत चीन सीमा पर जवानों की मौत होती थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ था, जो कि एक युद्ध में तब्दील हो गया था। और पूरे 45 साल के बाद एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। भारतीय मीडिया के हिसाब से ही यह कहा जा रहा है कि चीन के 43 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अभी तक इस चीज की पुष्टि नहीं करी है। लेकिन यह साफ है, भारत और चीन के बीच का यह जो विवाद है अब गहराता जा रहा है और दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं, हालांकि वो थोड़ा इस टकराव के बाद में पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन 45 साल के बाद इतनी आक्रामकता चीन के द्वारा दिखाया जाना वाकई में हमारे लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। हालांकि भारत ने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने भी इतनी ऊंचाई पे जो भी जरूरी चीजें करनी चाहिए थी, सैनिकों की तैनाती, हथियार वगैरह सब कुछ वहां पर पहुंचा दिए हैं और बहुत ही मजबूती के साथ में भारत के वीर जवान भी चाइना के सैनिकों के सामने डटे हुए हैं, उनकी हर हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं। इस घटना के बारे में थोड़ी रोशनी डालते हुए हमारे दर्शकों को हम बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछली रात चीन और भारत की सेना के आमने सामने के संघर्ष में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 19 जवानों की यहां पर मौत हुई। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हम मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से लगातार मई से इस घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की इस महामारी से जूझ रही है और सब एक सवालिया निशान चाइना के ऊपर लगा रहे थे, तो मई के महीने में चाइना ने भारत के ऊपर इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तमाम तरह की खबरें ये उड़ाई गई कि चीन जो उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कोरोना को लेकर के पूरी दुनिया में वो अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है, तो वो ध्यान भटकाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन कल जो घटना हुई है जिसमें हमारे भी 20 सैनिक शहीद हुए हैं, वो भी सुनील जी ध्यान देने वाली बात है कि एक भी गोली नहीं चली, बिना एक भी गोली चले 20 जवान हमारे शहीद हुए और कहा जा रहा है कि 43 जवान चीन के भी शहीद हुए। तो ये किस तरीके का ध्यान भटकाना हुआ? और आखिरकार जब एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सबको पता है, इतने सालों से वहां पर इस तरीके का गंभीर आक्रमण कभी नहीं हुआ, तो अब जाकर चीन को भारत से ऐसा क्या खतरा दिखाई दे रहा है? सुनील जी, बात है, आपने कहा कि मई से ये तनाव चल रहा है और मई से जब तनाव चल रहा था तो उस समय पर अंत में बातचीत करके ये रास्ता निकला था कि 15 जून तक चीन अपनी जो सेनाएं हैं, अपने जो कैंप्स हैं, उन्हें उस जगह से हटा लेगा जिस जगह पर ये घटना हुई है। और उसी की चर्चा करने के लिए, उसी पर बात करने के लिए जब संतोष बाबू और उनकी टीम वहाँ गई तो उनके साथ इस प्रकार की हिंसक झड़पें हुई और झड़प का अंजाम जो हुआ वो आप देख रहे हैं। असल में ये युद्ध नहीं, असल में यह युद्ध नहीं है।
युद्ध या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हें एलएसी से इतनी ज़्यादा बात नहीं है। ये असल में बौखलाहट है, ये बौखलाहट है चीन की, ये बौखलाहट है पूरे विश्व समुदाय से अलग थलग पड़ जाने की, ये बौखलाहट है कोरोना का इल्ज़ाम उस पर आने की, जो कि उन्होंने किया है। अधिकतर लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि ये उन्हीं की तरफ से हुआ है। तो उस बौखलाहट को छुपाने के लिए, उस बौखलाहट का ये प्रत्युत्तर है जो कि चीन हमें दे रहा है। और हिंदुस्तान को क्यों दे रहा है, हिंदुस्तान पर वो इस प्रकार के आक्रमण क्यों कर रहा है, वो भी असल में एक बौखलाहट ही है। क्योंकि अधिकतर विश्व की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि चीन पर अब हमें विश्वास नहीं रहा, हम हमारी कंपनीज को उठाकर हिंदुस्तान में ले जाएंगे, हम हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें उठाकर हिंदुस्तान में ले जाएंगे। एक विषय ये हुआ बौखलाहट का। दूसरा बौखलाहट का कारण ये है कि चीन का सबसे बड़ा मार्केट, या जिसे कहें बड़ा मार्केट, हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से यहाँ के देशवासियों के द्वारा चीन को बायकाट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को बायकाट करने के लिए, उनके आइटम्स को बायकाट करने की मुहिम चली हुई है, जिस प्रकार से लोग चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं, वो भी उसकी दूसरी बड़ी बौखलाहट है। तीसरी सबसे बड़ी बौखलाहट है कोरोना की। कोरोना से किस प्रकार से उसका ध्यान भटकाया जाए। और यही कारण है कि चीन किसी न किसी तरीके से सिर्फ चर्चाओं में रहना चाहता है। वो सारे विश्व समुदाय का जो रुख है वो युद्ध पर समेट लेना चाहता है। क्योंकि सब जानते हैं, चीन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि कोई भी इस महामारी के समय पर दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दो पड़ोसी देश आपस में लड़ें और लड़कर कोरोना के अलावा, इस महामारी के अलावा एक दूसरी नई चीज़ पैदा करें जिसके कारण समस्याएं पैदा हों। और यही कारण है कि चीन इस तरह की हरकतें पहली बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार क्योंकि ये एक हिंसक झड़प में बदल गया, इसलिए ये ज़्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि पहले भी हम इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि चाइना की और भारत की सेनाएं आमने सामने हुई हैं, लेकिन वहां पर आप यकीन मानिए कि पत्थरबाजी तक नहीं हुई। लेकिन इस दौर में मई से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, वहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। और बार बार बड़े जो हमारे अधिकारी लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने जाकर उनके बॉर्डर में जाकर, वहां पर जाकर बातचीत करी है इस पूरे मसले को। जो कि आरोप लग रहे हैं चीन के विदेश मंत्रालय से आ रहा है कि भारत अपने सैनिकों को सख्ती से वहां पर हटाए और बातचीत से समस्या को हल करे। तो बातचीत तो हम कर ही रहे थे, 2 बार 3 बार 4 बार हम सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही कर रहे हैं। और इस बातचीत के बीच में मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं सुनील जी, कि ऐसा लग रहा है कि चीन ने जो उसका अब कठोर शब्द यहां पर इस्तेमाल करने, चीन का जो पालतू कहा जाता है, उसके नक्शे कदम पर चलकर बातचीत का ढोंग रचकर और बॉर्डर पर इस तरह की हिमाकत करना कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी ट्रेंड माना जा रहा है। क्या कहेंगे सुनील जी? जी हाँ, ये पाकिस्तानी ट्रेंड भी है, चीन की रणनीति का हिस्सा भी है। उसने भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें कर्ज देकर या किसी भी दूसरे तरीके से सबको अपने वश में किया है। उसने प्रयास किया है कि हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए उसके जितने भी आसपास के पड़ोसी देश, नेपाल जिसने कभी हमें आंखें नहीं दिखाई, नेपाल भी इस हिमाकत पे उतर आया कि वो अपने नक्शे में हमारे कुछ हिस्सों को उसने शामिल किया। पाकिस्तान हमारा हर 2-4 दिन में, हर 5-7 दिन में कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और यही कारण है कि 2 तरफ से हमला करवाकर तीसरी तरफ से उन्होंने खुद ने हमला किया है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत का जो वर्चस्व इस समय बढ़ रहा है, मोदी जी की विदेश नीति जो इस समय पर कारगर सिद्ध हो रही है, और विश्व समुदाय जिसने कि ये कहा कि कोरोना के मामले में जितना अच्छा हिंदुस्तान ने कंट्रोल किया है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने कोरोना को कंट्रोल किया है और मौतों को कम किया है, ठीक है हमारी जनसंख्या बड़ी है इसलिए अनुपात में कहीं ना कहीं हो सकता है लोगों को लगता हो, लेकिन उसके बावजूद भी जितना बढ़िया तरीके से कोरोना को, जो आज घातक कई देशों में सिद्ध हुआ, हिंदुस्तान में आकर वो फेल हो गया, हिंदुस्तान में वो घातक सिद्ध नहीं हुआ। ये सब चीजें हैं जिसके कारण चीन आज इस तरह से आंखें दिखा रहा है। और आंखें दिखाना नहीं है, देखिए वो युद्ध नहीं कर सकता, ये भी एक बात है, क्योंकि चीन ने पूरी तरीके से अपने आप को व्यावसायिक बना लिया है, कमर्शियल बना लिया है। वो किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता कि उसका मार्केट खराब हो, उसके जो प्रोडक्ट्स खराब हो, उसका एक्सपोर्ट खराब हो। लेकिन वो जो ये इस तरह की चीज से तिलमिला गया है कि हिंदुस्तान के लोगों ने चीनी सामान खरीदने का विरोध करना शुरू कर दिया। वो इस चीज से तिलमिलाया हुआ है कि हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ रही है, वो नहीं चाहता कि कोई और शक्ति बढ़े। और यही कारण है कि वो इस तरह की छोटी हरकतें, जिसे कहना चाहिए कि पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकतें, जिसे कहना चाहिए धोखेबाजी वाली हरकतें, जो वहां पर सीमा पर रहकर कर रहा है, निश्चित तौर पर उसका हिसाब भी होगा, उसका जवाब भी होगा।
बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। निश्चित तौर पर उसका हिसाब भी करना होगा, उसको जवाब भी देना होगा। और सही कहा आपने कि जिस प्रकार से जो चीन की बौखलाहट है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था जब चाइनीज लाइट दिवाली के टाइम पे, और हमारे यहाँ मकर संक्रांति एक जयपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान की राजधानी की, तो एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। यहां पर भी चाइनीज मांझे की वजह से जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाइनीज लाइट की वजह से जो हमारे जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं, दिया बनाने वाले लोग हैं, उनके व्यापार को जो घाटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट तो चाइना की साफ देखी जा रही है कि उसके जो इतना बड़ा जो मार्केट है, और भारत से बड़ा मार्केट शायद ही चीन का कहीं होगा। और सोने से लेकर उठने तक हम भी हजारों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेड इन चाइना है। हमें भी धीरे धीरे समय लगेगा इन सभी चीजों को हमारे घर से, हमारे घरेलू जिंदगी से हटाने में। लेकिन फिर भी जो एक बॉयकॉट जो चला है, चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट का जो एक अभियान सा चल पड़ा है, उसे लेकर भी चाइना बेहद चिंतित है। खैर सुनील जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर राजस्थान से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी सुनील जी ने भी बताया कि एक बौखलाहट है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चाइना बौखलाया हुआ है, भले ही वो बॉर्डर विवाद हो, कोरोना से वो घिरा हुआ है पूरी दुनिया भर में, और उसमें भी भारत ने एक कदम ऊपर बढ़कर दुनिया के लगभग तमाम देशों की सहायता की है, भले वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से करी हो या किसी और वजह से जो भारत ने सहायता करी है उससे चीन बौखलाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की जो पहचान बढ़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियों से, हालांकि देश में उसकी आलोचना हो रही है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की पहचान बढ़ी है, भारत का वर्चस्व बढ़ा है, भारत एक विश्व गुरु के तौर पर उभर रहा है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है चीन की बौखलाहट की। क्या कहेंगे रमेश जी? उमंग, सही बात तो यह है कि चाइना अपनी जो कर्टन पॉलिसी जो 1980 के दशक के पहले तक अपनाता आया है, अब वह धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है और पूरी दुनिया अब उसकी हकीकत को जानने लगी है। 80 से पहले का जो चाइना था, जहाँ की एक अगर सुई की भी अगर कोई गिरने की आवाज़ आती थी वो दुनिया नहीं सुनती थी और उसको सुनाई भी नहीं देता था। आज वहाँ पर कोई भी गतिविधि होती है, तुरंत पूरी दुनिया को पता लगता है कि चाइना में यह हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के बाद के जो हालात उभर करके सामने आए हैं, उससे पूरी दुनिया में चाइना की जो एक अलग जो इमेज जो उभर करके सामने आई है, उसमें यही लगता है। और दूसरा कि दक्षिण पूर्व एशिया से लगा करके जो है आपके अमेरिका तक का जो पूरा भूभाग है, उसमें किसी न किसी रूप में, खास करके अगर बात करूँ तो आर्थिक रूप से चाइना की जो साम्राज्यवादी जो पॉलिसी है, वह छोटे देशों को ऋण के रूप में पैसा दे करके उनसे जो सहूलियतें हासिल करना, और उसके कुचक्र में सबसे जो ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान अपने यहाँ पर कोई भी अगर नियम नीति कानून बनाता है तो चाइना की, रमेश जी माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास आऊंगा, उसके पहले रमेश जी अपनी बात को आप आगे बढ़ाइए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि चाइना अभी आज के हालात में दो जगहों से लड़ रहा है, टू फ्रंट पे लड़ रहा है। वैश्विक अगर मंच पर अगर बात करें तो कोरोना ने उसका पूरा सत्यानाश करके रख दिया। आर्थिक रूप से ही नहीं, उसकी जो इथिक्स और जो पॉलिसी थी वह भी, जो उसका जो भरोसा था वो खत्म हो गया पूरी दुनिया में। दूसरा, अगर भारत के संदर्भ की अगर बात करूं तो भारत और चाइना के बीच का जो तात्कालिक जो मुद्दा लद्दाख है, वह तो एक सिर्फ दिखावा मात्र है, लेकिन भारत के अंदर भी जो कई जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कश्मीर के भौगोलिक स्थिति को लेकर के, लद्दाख के मामले को लेकर के, या अक्साई चीन जो पीओके का हिस्सा है, और पीओके के बारे में भारत का जो एक स्टैंड जो उभर करके सामने आया, उससे चाइना बहुत जो है घबरा गया है। कारण यह है कि देर सवेर जो है आपके जो पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है, और वहाँ पे चाइना का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका भविष्य किस तरह से तय होगा, इसका डर भी जो है चाइना को सताया हुआ है। तीसरा ये
कि लद्दाख की सीमाओं के ऊपर जो तात्कालिक जो अभी पिछले दिनों का जो घटनाक्रम हुआ, पिछले 1 महीने से जो चल रहा है, वह तो सिर्फ और सिर्फ दिखाया है और सीधे युद्ध की स्थिति में वो कतई नहीं आएगा। अमेरिका सहित पूरा जो दुनिया है वो उसके खिलाफ है। भारत का जो स्टैंड है और उसके साथ में जो दुनिया खड़ी है वह उसका पक्ष को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। चाइना इन सब परिस्थितियों को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए उसकी यह तो हिम्मत कतई नहीं होगी कि वह सीधा जो है 62 की स्थिति में आकर के आमने सामने युद्ध की लड़ाई लड़े। इसीलिए ये जो कल की परसों की जो घटना हुई है वह पाकिस्तान से सीखा एक नुस्खा अपनाया कि छापामार युद्ध से भारत को जो है अपने परिस्थितियों में उलझाए रखो और अपने स्वार्थ को सिद्ध करो। और तीसरा और लास्ट कारण यह है कि भारत एक बहुत बड़ा जो है क्या कहना है उपभोक्ता वाला देश है। चाइना का अरबों डॉलर का जो माल है यहाँ पे खपत होता है, तो वह भी कतई नहीं चाहेगा कि भारत के साथ में आज वह किसी तरह का गंभीर झगड़ा मोल लेते हुए कोई ऐसी हरकत करे जिससे कि उसको आर्थिक रूप से, और कोरोना के पूरे काल को अगर अपन देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आर्थिक रूप से अगर नुकसान हुआ है तो चाइना का हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर देखें या भारत के संदर्भ में भारत और चाइना के संबंधों को देखें, हर हाल में चाइना बैकफुट पे है। लिहाजा जो कल वहाँ का जो विदेश मंत्रालय ने भी जो बातें कही है और बातचीत की टेबल पर आने का जो एक प्रस्ताव दिया है, वह इस बात का संकेत है कि चाइना इस घटना को भूल करके वापस टेबल टॉक। और दूसरा ये 6 तारीख को जो मीटिंगें हुई थी और उसमें जो कोई स्टेटस मेंटेन करते हुए वापस पीछे जाने के लिए जो कहा था और वह न जाकर के उसने जो इस तरह की जो हरकत की है, हिमाकत की है, उससे भारत की जनता में तो गुस्सा है ही है। केंद्र सरकार ने भी एक स्टैंड जो ले रखा है कि आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, वह जो है उसका जो असर दिखाई देने लगा है। और चाइना किसी न किसी रूप में इस पूरे मामले को जो है टेबल टॉक पर ला करके बातचीत करने और इस समस्या के समाधान की बात करने लगा है। तो आज का जो संदर्भ में भारत जो प्लस पॉइंट है और चाइना सेकंड बैकफुट पर आकर के जिस तरह की जो हरकतें कर रहा है, उससे लगता है कि भारत की जो वैश्विक और स्थिति है उसमें चाइना को हर हालत में बैकफुट पर आकर के टेबल टॉक के द्वारा ही बातचीत का हल निकालना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास में कोई चारा नहीं है। युद्ध की अगर बात करें तो वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्यों कि जो परसों की जो घटना हुई उसमें हमारे जो 20 जो सैनिक शहादत प्राप्त की है, उसके दुगुने चाइना के जो है सैनिकों की हताहत हुआ है, उनको मौत के घाट उतारा गया है। इस घटना ने चाइना को दहला दिया कि उनकी आर्मी की जो पोजीशन है वह किस हद तक है और वह किस हद तक जा सकते हैं। लिहाजा इन सारा पूरे घटनाक्रम को और परिस्थितियों को देखते हुए भारत का जो पक्ष मजबूत है और उस आधार पर जो पिछले 24 घंटे से दिल्ली में जो गतिविधियां हुई उसका असर दिखाई दिया कि चाइना अब बातचीत के टेबल पर आने के सिवा उसके पास में और दूसरा विकल्प नहीं रहा। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि अब बातचीत ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन चाइना की हमेशा से एक नीति रही है, चाइनीज जो सेना है उनकी हमेशा से एक नीति रही है, वो एक सिद्धांत पर काम करते हैं और वो सिद्धांत है क्रीपिंग, यानी रेंग रेंग कर आगे बढ़ना। और चीनी सैनिक इसमें महारत हासिल करे हुए वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, विवाद होता है, बातचीत होती है, फिर ये फैसला हो जाता है ठीक है आप जहां पर है आप वहां रहे, हम जहां पर है हम वहां पर रहते हैं। और इस घटना से, क्योंकि भारत और चीन सेना के मामले में, सेना की संख्या के मामले में विश्व में पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं और जनसंख्या के मामले में भी चाइना और भारत पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे में चीनी सेना रेंग रेंग कर आगे बढ़ने वाली जो उनकी जो पद्धति है उससे वो धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ा रही है। भले ही वो पीओके में पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने के नाम पर वहां पर एक बड़ा कॉरिडोर बनाना जो अब खतरे में पड़ता हुआ उसे दिखाई दे रहा है। नेपाल के साथ उसकी आर्थिक गतिविधियां, मलेशिया के साथ उसकी आर्थिक गतिविधियां, श्रीलंका के साथ उसकी आर्थिक गतिविधियां, बांग्लादेश के साथ उसकी आर्थिक गतिविधियां, ये साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि वो कहीं ना कहीं भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है।
उन पड़ोसी देशों की आर्थिक मदद करके उनको अपने साथ में मिलाना चाहता है। लेकिन भारत अब उसकी ये चाल समझ गया है और पाकिस्तान की बात अगर हम बिल्कुल छोड़ दें, उसको तो गिनना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बाकी और जो पड़ोसी हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सबसे भी हमारी बातचीत लगातार जारी है और कहीं ना कहीं वो हमारी बात सुन भी रहे हैं। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा। चीन की जो बौखलाहट है वो उसकी प्रमुख जो 3 वजह बताई जा रही है, उनमें से एक तो है सैन्य शक्ति, सामरिक, और एक है आर्थिक, और जो तीसरी सबसे बड़ी वजह है कोरोना के कारण चीन का बदनामी का दाग उस पर लगना। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष? देखिए उमंग, कोरोना काल में चाइना ने ये हरकत की है तो क्यों की है? चाइना के दरअसल 3 मुख्य उद्देश्य रहे हैं भारत के लिए कि भारत इस क्षेत्र में जो भारत का सामरिक नजरिया है उस लिहाज से भारत पीछे रहे। भारत इस समय वैश्विक दृष्टि से एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। WHO में भारत के मुखिया बैठने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से चाइना के लिए जो गलवान घाटी है इसका सामरिक नजरिया क्या है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों बौखलाया हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। गलवान घाटी के इतिहास पे अगर आप नजर डालें उमंग, 1962 में भी गलवान घाटी को लेकर के ही भारत और चीन के बीच में बवाल हुआ था। गलवान घाटी में बीते 17 सालों में श्योक गांव से लेकर के दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक भारत ने एक बेहद अहम सड़क बनाई है। और ये सड़क इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सड़क चाइना इस पर लगातार आपत्ति जताता रहा है और इस सड़क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तिब्बत तक भारत बेहद आसानी से नजर रख सकता है। इसका सीधा अर्थ है, और ये क्षेत्र चाइना के शियानजियांग से भी लगा हुआ है। तो ऐसे में जो चाइना है उसको ये डर सता रहा है कि भारत इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर सकता है। लगभग 46 साल तक ये हवाई पट्टी जो है ये बंद रही है। अभी पिछले साल ही भारत ने इस पर अपना सबसे बड़ा मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर उतारा है, जिसके बाद से चाइना बेहद भयभीत रहने लगा है। और आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बीते 1 सालों के दौरान ही चाइना ने इस तरह की हरकत को अंजाम देना शुरू किया। हालांकि चाइना ये पहले से ही करता रहा है। 2016 में ही चाइना ने गालवान घाटी के मध्य बिंदु तक सड़क जो है बनाते हुए अपनी चौकियां थोड़ी आगे बढ़ाई थी और लगातार अपनी सीमाओं पर वो जो है सैन्य शक्ति वो लगातार एकत्र कर रहा है। इसलिए सामरिक नजरिए से वो भारत को जो है इस सड़क से और इस क्षेत्र से दूर रखना चाहता है, जिससे तिब्बत पर भारत की पूरी नजर न बन पाए। उमंग, बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं चाइना के भी अपने निजी स्वार्थ है और उसकी जो विस्तार करने वाली नीति है, लोगों की आर्थिक मदद करो, फिर उनको उस आर्थिक मदद के जाल में फंसाओ और फिर उनको इस तरीके से ब्लैकमेल करो कि वहां पर अपना एक सैन्य अड्डा या इस प्रकार की कोई गतिविधियां आप वहां से कर सको और दूसरे देशों पे आप दबाव बना सको। लेकिन भारत ऐसा लगता है कि उसकी ये चाल समझ गया। इस बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।